हमारे जो पायलट्स हैं वो मौजूद हैं, हमारा क्रू बहुत अच्छा है। सिर्फ मजबूरी ये है कि अगर आपके पास जहाज़ ही पूरे नहीं हैं तो आप जहाज़ के बगैर एयरलाइन को सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल कैसे कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने फाजिल भाई से कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर जो भी पार्टी आएगी, जो भी PIA को लेगी, वो इन सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको यूटिलाइज़ करेगी और मुझे नहीं उम्मीद कि इसमें से किसी भी एम्प्लॉय को निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही अहल और कॉम्पिटेंट लोग हैं। डॉक्टर अमजद अली खान साहब, क्वेश्चन नंबर 9। मैं मौजूद है, माइक खोलें, माइक खोलें डॉक्टर अमजद अली खान साहब का। My question is, will the Minister for Privatization be pleased to state the number and percentage of state-owned enterprises, corporations which were closed due to deteriorated conditions and after privatization that were improved? Not for the last 5 years, for the last almost 25 years, 1988 से लेके आज तक. The names of entities, corporations which are under consideration by the government for privatization. जनाब अली परवेज साहब। जी ठीक है सर। प्राइवेटाइजेशन खान साहब हैं सर। अलीम खान साहब देंगे जवाब? जी सर, प्राइवेटाइजेशन के लिए उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा सर। अच्छा चले, अलीम खान साहब का माइक खोलें। मैं ही दूंगा सर। मेरे फाजिल भाई ने जो क्वेश्चन किया है ये बिल्कुल ठीक है। हमारे इसके अंदर बहुत सारे जो प्राइवेटाइज हुई हैं उसमें से जो उनकी कारकर्दगी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये भी बात है कि अगला जो स्टेप है वो आप तब तक नहीं कर सकेंगे सक्सेसफुल जब तक कि आप गवर्नमेंट जो है वो सरकारी इदारे चलाने से बाज नहीं आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का काम जो है वो बिज़नेस करना नहीं है। बिज़नेस करना जो है वो प्राइवेट सेक्टर का ही काम है। मेरे भाई ने जो दूसरा सवाल किया है उसके अंदर मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त हमारे पास 24 के करीब जो कंपनीज़ हैं उसको हम प्राइवेटाइज़ करना चाह रहे हैं, और इसमें हमारी एक तो PIA है, फिर हमारे पास हमारा रोजवेल्ट होटल है, हमारे पास जो PRCL है वो है, SALC है, PLICL है, फर्स्ट वुमेन बैंक है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ज़रूरी तरक्याती बैंक है, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन है, पाक इंजीनियरिंग कंपनी है, सिंध इंजीनियरिंग कंपनी है, फिर हमारे पास जेनको 1, जेनको 2, जेनको 3, जेनको 4 है, हेस्को है, गेपको है, पेस्को है, पेपको है, लेस्को है, फेस्को है, सेपको है, ISCO है और हेस्को है। ये सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं। ये 24 हैं जो अभी तक जो हमारे पास हैं जिनको आइंदा सालों में हमारा प्राइवेटाइज करने का इरादा है। अमजद अली खान साहब, ये क्वेश्चन नंबर 9 आप जो कंसर्न लिखा हुआ है वो पढ़े ना आप प्लीज। फाइनेंस पे जो है स्पीकर साहब, बात यही है कि मैंने जो क्वेश्चन किया था, मैंने क्वेश्चन इसलिए किया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट शाया हुई है बैक इन 2014। 1988 से आज तक तकरीबन 162 कॉरपोरेशंस या एंटिटीज़ दे हैव प्राइवेटाइज्ड दोज कॉरपोरेशंस और एंटिटीज़, उसमें 60% वर क्लोज डाउन, ओनली 20% गॉट very minor improvement, while the 20%, the other 20% were deteriorated. क्वेश्चन नंबर 9 पे सवाल करें ना जी, आपका जो लिखा हुआ है आप वही सवाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। ये फाइनेंस के बारे में आपका सवाल है, ये IMF प्रोग्राम के बारे में जो है आप वो सवाल करें। Will the Minister for Finance and Revenue नंबर बोले, please to state नंबर बोले, the names of question number 9 नंबर बोलना है आपसे। Question number 9 जी, आंसर भी टेकन एज रेड। Will the Minister for supplementary Finance करें। and Revenue जी
be pleased to state the names of developing countries which successfully reoriented their economies into self-reliant and sustainable after completing the IMF programs? ओके जी, जनाब अली परवेज साहब। बहुत शुक्रिया सर। सर जो जवाब है उसके अंदर 3 मिसालें तो दी गई हैं। अगर उसके अलावा ये पूछना चाहते हैं कि कौन से फीचर्स वो हैं जो इन मुल्कों ने अडॉप्ट किए, कौन सी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जिसके बाद इस IMF के चुंगल से बाहर निकले, तो सर उसका तो इस्लाहात का रास्ता है, चाहे वो टैक्स रिफॉर्म्स की शक्ल के अंदर हो, चाहे वो आपके एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स की शक्ल में हो, तो ये वो रास्ता है जिसके ऊपर जाना है। मिसालें यहाँ पे इंडिया की भी मौजूद है, 91 में आखिरी दफ़ा उन्होंने IMF प्रोग्राम लिया था, इंडोनेशिया की भी मौजूद है और वियतनाम की भी सारी डिटेल्स दी गई हैं। अगर कोई ऑनरेबल मेंबर का कोई और उसके ऊपर सवाल है तो मैं जवाब दे देता हूँ सर। हाँ, नहीं कोई नहीं है, स्क्रीन पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर मोहम्मद मुबीन आरिफ साहब हैं? मुबीन आरिफ साहब हैं? माइक खोलें मुबीन आरिफ साहब का। अस्सलाम वालेकुम जी। स्पीकर साहब, मेरा क्वेश्चन फाइनेंस एंड रेवेन्यू के ऊपर है। मैंने पूछा था कि 5 साल में कितने ऑडिट्स जो हैं वो कंडक्ट किए हैं और उनके अंदर रिकवरेबल अमाउंट क्या थी, डिमांड्स क्या थी और रिकवरी कितनी हुई है। जनाब स्पीकर, क्या मुझे बताया जा सकता है, मिनिस्टर साहब बता सकते हैं कि ऑडिट की सिलेक्शन जो थी वो कैसे की गई? क्या ऑडिट की सिलेक्शन सिस्टम के थ्रू हुई या फील्ड ऑफिस के कमिश्नर्स डीसीज ने की? और अगर जो है वो डीसीज और कमिश्नर्स ने जो ऑडिट सेलेक्ट किए उनकी जो है वो कितने नंबर थे और जो सिस्टम ने ऑटो ऑडिट सेलेक्ट किए उनके नंबर क्या थे? बेस्ड एक आपकी एल्गोरिदम है, उसके थ्रू अडॉप्ट होते हैं और उसके मुताबिक आपके ऑडिट के अंदर ये केसेस जाते हैं जी। तो इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी और पैरामीट्रिक एनालिसिस के बेसिस के ऊपर केसेस सेलेक्ट होते हैं। और जहाँ तक इनकी जो अपील का फोरम है वो किस तरह चलता है, सर आप जानते हैं कि इनके टाइमली सेटलमेंट के लिए अभी रिसेंटली लॉ के अंदर तरमीम भी की गई है कि 2 करोड़ से जो ऊपर की अमाउंट्स हैं उसमें कमिश्नर अपील्स का फोरम ख़त्म करके सीधा एपेलेट ट्रिब्यूनल्स के अंदर ये फैसले होते हैं ताकि जल्द अज जल्द हुकूमत की लाइबिलिटी क्रिस्टलाइज हो सके और उसको हम अचीव कर सकें पैसों को। बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन शाहिद अहमद साहब। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा क्वेश्चन था नंबर पढ़ें 11। मैंने क्वेश्चन किया था कि क्वेश्चन नंबर 11 मैं क्वेश्चन से आपको मे बी टेकन एज रेड। जी आप अब सप्लीमेंट्री करें। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बी प्लीज टू स्टेट द डिटेल इन्वेस्टमेंट मेड इन ऑल सेक्टर ऑफ स्पेशल इनिशिएटिव फैसिलिटेशन काउंसिल इन द कंट्री ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर्स। जी इधर इन्होंने एनेक्सी अटैच की हुई है लेकिन उसकी कोई डिटेल्स नहीं है कि किस सेक्टर में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है और कौन कौन से सेक्टर में पहले काम होगा और बाद में काम होगा। इधर इन्होंने सिर्फ सवाल में नाम दिए हुए हैं डिटेल्स में, लेकिन कोई भी डिटेल नहीं फराहम की गई कि कौन से प्रोजेक्ट में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है या होगी। और इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, यहाँ पे इन्होंने जो मुख्तलिफ बायलैटरल उसका वो इंगेजमेंट्स का भी जिक्र किया हुआ है, लेकिन उसकी भी कोई डिटेल्स इधर फराहम नहीं की गई कि कौन कौन से इशू के ऊपर हम सऊदी अरब को या कुवैत को इनके साथ जो है हम निगोशिएट कर रहे हैं। तो ये जवाब जो है मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। पूरी की पूरी डिटेल्स जो है वो अवाम के और ईवान के सामने लाई जाए। जी जनाब अलीम खान साहब। सर ये कौन सा सवाल है, क्या नंबर है? क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 था, आप देख लें, अदरवाइज वो दोबारा पढ़ देंगे। शाहिद अहमद साहब का खोलें जी, दोबारा शॉर्ट सवाल करें जी। डिप्टी स्पीकर साहब,
SIFC के ऊपर जो है मीडिया के ऊपर पूरी कैंपेन चल रही है। SIFC के बारे में जो दावे हो रहे हैं कि इससे मुल्क में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ईवान के सामने और कौम के सामने वो तमाम तफसीलात लाई जा सके, ताकि हम भी अपने सूबे के अवाम को बताएं कि जी ये इन्वेस्टमेंट आपकी सूबे में होने वाली है। लेकिन माशाल्लाह आप अपने इस मिनिस्टर की परफॉर्मेंस का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट SIFC कि जिसमें इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट होनी है उसका इसको नहीं पता, और इसकी बुनियादी वजह फॉर्म 47 है। अगर इलेक्ट होके आया होता तो आज इसको पता होता, लेकिन चूंकि इस एक कागज के टुकड़े के ऊपर इनको आपने MNAs बनाया, फिर इनको मिनिस्टर बनाया, तो यही करतूत होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक सवाल इंसाफ करें, सवाल करें, सवाल करें, सवाल की तरफ आ माइक रहा हूं। खोलें। तकरीर तो नहीं हो सकती स्पीकर ना। साहब, स्पीकर साहब, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल था, बड़ा ही आप सवाल करें। इंपॉर्टेंट आप सवाल करें, हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चले जाते हैं। जी मैं क्या सवाल करूं? जो इनको लिखा हुआ दिया हुआ उनका नहीं पता, तो मैं जिम्मी करूंगा तो इनको क्या पता होगा? ये तो इस हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा है डिप्टी स्पीकर साहब। अल्लाह ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो रहने इस मुल्क के दें। ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 इख्तियार बेग साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन इख्तियार बेग साहब, सवाल पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह नहीं होगा। सवाल का नंबर पढ़ें। देखिए, माय क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। आंसर भी टेकन एज रेड। अब सप्लीमेंट्री सवाल करें। Will the Minister for Finance and Revenue to be pleased to state A. What steps are being taken by the government to stop the smuggling under invoicing and misdeclaration regarding import आप of सप्लीमेंट्री steel? करें, आप सवाल ना पढ़ें ना। मेरा सवाल जो है वो 3 पार्ट पे है। वो लोकल इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि स्टील और स्टील प्रोडक्ट जो हैं वो ईरान से बॉर्डर के ज़रिए बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान स्मगल हो रहे हैं। वो स्मगल होने से मैंने बतलाया है कि तकरीबन 35 मीट्रिक टन स्टील प्रोडक्ट बिन डम्प्ड इन पाकिस्तान। उससे यह हुआ कि पंजाब और दूसरा मुलाका कि लोकल इंडस्ट्री की एपेटाइट ख़त्म हो गई है, मार्केट डिमांड ख़त्म हो गई है। स्टील बनाने वाले हाथ पे हाथ धरे बैठे, इन्वेंट्री बढ़ी हुई है उनकी, क्योंकि स्मगल से जो सस्ता स्टील आ रहा है वो उनकी एपेटाइट को पूरा कर रहा है। तीसरी चीज़ जो है जी, आप सप्लीमेंट्री सवाल करें ना आखिर जी। सवाल जी, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं कि लोकल इंडस्ट्री हमारी प्रोटेक्ट, जो स्टील बनाती है, जो टैक्स पे करती है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या स्टेप्स हैं? ये स्मगलिंग किस तरह से रोकी जा सकती है बॉर्डर के ऊपर? वो $530 की वैल्यू है और $380 में मिल जाता है, तो कौन वो रेगुलर फैक्ट्री से खरीदेगा टैक्सेस देने के बाद? ये आपके रेवेन्यू का भी नुकसान है बहुत बड़ा। तो मेरा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है मुतलका, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मुझे ये बतलाएं कि ये स्टील की स्मगलिंग को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं और लोकल इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन के लिए क्या मेजर्स लिए गए। थैंक यू। जनाब अली परवेज साहब। जी सर। सर, जो ऑनरेबल मेंबर ने जो सवाल रेज़ किया सर, इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो जो ताफ्तान बॉर्डर का और बाकी जो इंपोर्ट्स कराची के थ्रू आ रही हैं उसकी कीमत के फ़र्क की तरफ इन्होंने इशारा किया है। सर, उसमें तकरीबन 35% का तो फ्रेट का फ़र्क वहाँ पे अलाउंस होती है, और उस वजह से भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसकी वजह से कीमत कराची में और ताफ्तान के बॉर्डर के ऊपर फ़र्क है सर। और सर, दूसरी गुजारिश मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि ताफ्तान की अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो तकरीबन 3% है ऑफ द टोटल इंपोर्ट उसके अंदर आ रही है। तो एक तो ये वजह है सर। और सर, जो बाकी की इन्होंने बात की कि स्मगलिंग के ऊपर क्या एफर्ट्स हो रही हैं और बाकी अंडर इन्वॉइसिंग के लिए क्या मामला चल रहे हैं। सर, स्मगलिंग की जो आपकी कस्टम्स वगैरह की और जो फील्ड इन्फोर्समेंट ने जो सीजर्स किए हैं
उनकी भी तकरीबन क्वांटिटीज़ भी और वैल्यूज़ भी इनको जवाब के अंदर दे दी गई हैं। उसके बाद सर जो आपकी लंदन मेटल एक्सचेंज की बेसिस के ऊपर जो वैल्यूएशन रूलिंग्स हैं, ताकि ये किसी के पास डिस्क्रेशन ही ना रहे कि उसकी वैल्यूएशन किस तरह करनी है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और इंशाल्लाह ताला लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपके जो सारे के सारे चैनल्स हैं उनको भरपूर अंदाज के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा और मेंबर की जो कंसर्न्स हैं उनको इंशाल्लाह एड्रेस किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये शर्मिला फारूक साहब, आपका स्क्रीन पे नाम आया हुआ है। डू यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन ऑन दिस? जी, मैं सप्लीमेंट्री पूछना चाह रही हूँ। सप्लीमेंट्री, ओके, पूछें। सर, मैं पूछना चाह रही हूँ कि एज पर द बलूचिस्तान कस्टम्स पोस्ट फरवरी की 2022 में ये कहा गया है कि अगर जो वेट किया जा रहा है इन ट्रक्स का वो 60 to 70% पे किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर 22,000 मेट्रिक टन जो है वो आ रहा है, एक्चुअल जो चीज़ आ रही है वो 30 से 35,000 आ रही है। अब ये जो क्वांटम जा रहा है, जो ऑफिशियली डिक्लेयर किया जा रहा है 22,000 मेट्रिक टन है, लेकिन जो आ रहा है वो 30 से 35,000 है। ये जो क्वांटम आ रहा है इलीगली, दिस इज स्मगलिंग, और इससे बलूचिस्तान के अंदर जो है ना सिर्फ स्टील इंडस्ट्री बैठ गई है, पंजाब की भी स्टील इंडस्ट्री बैठ गई है। सर, इसके ऊपर क्या इकदाम उठा रहे हैं मिनिस्टर साहब? अली परवेज साहब। जी सर, सर जो ऑनरेबल मेंबर ने जो अपना कंसर्न रेज़ किया सर, उसके ऊपर जो हिफाजती जो हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं वो ये है कि दोनों बॉर्डर की साइड के ऊपर वेमेंट की जा रही है। एक ईरान की साइड पे भी हो रही है और पाकिस्तान की साइड पे भी हो रही है और थर्ड पार्टीज़ के ज़रिए हो रही है। वहाँ पे अस्करी वेब्रिज वाले हैं और NLC वाले जो हैं वो कर रहे हैं और उसके बाद उसको रिकनसाइल किया जा रहा है। और सर जो FBR के पास रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर एज सच कोई बड़ी वेरिएशन नहीं आई। अगर ऑनरेबल मेंबर के पास कोई इस किस्म की स्पेसिफिक एग्जाम्पल है तो वो दे दें, हम उसको इन्वेस्टिगेट भी करवा लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मोहम्मद बशीर खान साहब, नंबर पढ़ें जी, नंबर पढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं क्वेश्चन नंबर जी 13 है जी। हाँ जी, आंसर मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ जी, ये इसका जवाब जो है जी वो ये है कि PIA को बिल्कुल जी ये फ़रोग़ किया जाएगा जी, इसकी नजकारी जारी है। तो मैं ये सिर्फ ये क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूँ, पाकिस्तान को बिक जाने का एडवर्टाइजमेंट कब होगा जी? क्योंकि सब कुछ तो बेच देना चाहते हैं ये, तो एडवर्टाइजमेंट में ये ज़रूर मेंशन करें कि 4 मौसम है, बड़े बड़े पहाड़ जंगलात है, मिनरल से मालामाल है, और इसी तरह गवादर और कराची की समंदरगाह भी मौजूद है, और ये सब कुछ हम बेचना चाहते हैं। मगर खुदारा इसको अब अमेरिका को नहीं बेचे जी। एडवर्टाइजमेंट में अगर कोई ये लिखे कि अमेरिका को नहीं भेजे, इसके अलावा रूस पे भेजना चाहते हो तो बेशक भेजे, और अगर हमारे खलीजी ममालिक वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में यह हिस्सा लेते हैं बोली में, तो उसको ज़रूर शरीक करें कि वह इस पे भेजे जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबको बेचना है तो PIA पहले से ये प्रॉफिट में था, कब से लॉस में है जी, और ये लॉस में क्यों जा रहा है जी? जी जनाब अलीम खान साहब। मेरे मोहतरम भाई ने जो सवाल किया, मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये PIA लॉस में क्यों जा रहा है, इस पे तो आप सबको अपने अपने गिरेबानों में देखना पड़ेगा। ये सारे जितने हमारे यहाँ पे पार्टीज़ बैठी हैं, इन सब ने बारी बारी जो है वो सारे ने इसमें हिस्सा डाला है। और 800 ये किसका ज़्यादा, मैं तो ये नहीं कहना चाहता किसका ज़्यादा, पर आप खुद चेक कर लें किसका ज़्यादा है, पर सारों ने हिस्सा इसमें डाला है। 830 अरब रुपए का नुकसान है। 34 जहाज़ हैं, 13 उसमें से चलते नहीं हैं, वो ग्राउंडेड है। 10,000 एम्प्लॉइज़ हैं। आपको हर साल जो है इसके अंदर अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। 100 अरब रुपए अगर आप इसमें हर साल डालते रहेंगे, ये कितने साल चल सकती है? आज उसके जो हालात हैं वो आपके सामने है जनाब स्पीकर। 830 अरब के साथ नुकसान के साथ ये PIA अब मज़ीद नहीं चल सकती। ये जो हमारे कौम का पैसा है, इसके ऊपर ये एक मनी लूजिंग प्रपोजिशन है। इसके अंदर जितना भी आप डालते जाएंगे, इससे आप कभी भी बाहर नहीं निकल सकेंगे। ये ऐसा एक दलदल है जिसके अंदर पैसा जाता जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली सर, आज से 15-20 साल पहले ये प्राइवेटाइज होने के करीब थी। उस वक्त किसी बुनियादों पे नहीं हो सकी, किसी वजह से नहीं हो सकी, लेकिन आज तक इसके अंदर
नुकसान जो है वो बढ़ता ही चला गया। और इसमें जितनी भी हुकूमतें हैं पिछले 20-25 साल की, ये तमाम तर जिम्मेदार हैं। जी, सप्लीमेंट्री डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा। स्पीकर साहब, ये PIA जो है आइन में फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 उसमें PIA शामिल है, और फेडरल लेजिस्लेटिव 2 का जो प्रोसीजर है वो आपको CCI के थ्रू जाना पड़ता है प्राइवेटाइजेशन में। तो इधर मिनिस्टर साहब से पहला तो ये सवाल है कि इसमें मैंने जो प्रोसीजर देखा है उसमें कहीं भी मैंने CCI का जिक्र नहीं देखा। तो हो सकता है इनको मिस हो गया या मुझे मिस हो गया हो, तो वज़ीर साहब बताएंगे कि क्या ये CCI में एजेंडा आइटम गया था। दूसरा पॉइंट इसी के साथ जुड़ा हुआ है और वो बहुत अहम है कि PIA हमारा एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, विच मीन्स कि अगर इसको इट कैन ऑल्सो बी इन इमरजेंसी पीरियड, इट कैन बी यूज टू सपोर्ट आर डिफेंस। नाउ फॉर स्ट्रेटेजिक एसेट्स, क्या वज़ीर साहब ने इसको कंसिडर किया है कि आप 51% शेयर्स, और अगर गैर मुल्की भी आए हुए हैं, क्या 51% शेयर ज़रूरी थे डिसइन्वेस्ट करने के लिए? क्या आप 49% नहीं रख सकते थे प्राइवेट सेक्टर के लिए और 51% गवर्नमेंट करे? जैसे हमने थर कोल में एक सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मॉडल दिया है पब्लिक प्राइवेट। तो मेरा ये सवाल है वज़ीर साहब से कि क्यों नहीं उन्होंने पब्लिक प्राइवेट मॉडल कंसिडर किया, और 49% शेयर्स जो हैं वो क्यों नहीं डिसइन्वेस्ट किए? और फाइनली स्पीकर साहब, एक और इशू है जो बहुत ग्रेव है, वो ये है कि ये PIA से हम सब जो हैं वी ग्रू अप ग्लैमराइजिंग PIA एंड वी वांट कि PIA किसी न किसी एंटिटी में हुकूमत के साथ, रियासत के साथ जुड़ा रहे। इसकी प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में कितनी ट्रांसपेरेंसी है? मैं नहीं समझती कि कोई भी ट्रांसपेरेंसी है, हम लोगों को तो कुछ नहीं पता। एंड फाइनली हमारी जमात की तरफ से रज़ा रब्बानी साहब ने एक ख़त लिखा और बहुत उन्होंने 5 पर्टिनेंट क्वेश्चंस जो हैं which are really critical to the privatization वो रेज़ किए। and if you allow I may be overstepping the time, लेकिन I may read out those questions and if the minister साहब can either consider it now or take it to the committee once the committee is notified. And these questions are as follows, if I may be allowed to read, Speaker Saab. What is going to be the treatment of various prime properties owned by PIA? Supplementary में एक सवाल पूछ सकते हैं आप, you can't open up a book. स्पीकर साहब, ये अहम मसला बड़ा अहम है, तो फिर आप इस पे एजमेंट मोशन ले, इस सब को एक क्वेश्चन कंसिडर करें प्लीज। Okay. What is going to be the treatment of the various prime properties owned by PIA in different cities of Pakistan? Okay. What is going to be the treatment of various properties and hotels owned by PIA in foreign countries? What is going to be the treatment in terms of job security of the regular employees of PIA? What is going to be the treatment Okay, with ठीक the है, आ गया जी, corporate सवाल आ crew? गया। Okay, ठीक है, डॉक्टर साहब, थैंक यू। मिनिस्टर सर, अगर मेरी फाजल मेंबर ने, मेरी बहन ने जो सवाल किया, इस पे जो अगर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को देखें तो ये जो 5149 है, दिस इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को देखें तो अगर उनको लगता है कि कोई फॉरेनर आके 51% ले सकता है तो हमारे कानून के तहत ले ही नहीं सकता। हमारा कोई फॉरेनर जो है वो 49 से ज़्यादा परसेंटेज ले ही नहीं सकता। और जो अभी हमने जिन कंपनियों को इस वक्त हमने प्री क्वालिफाई किया है, उसमें से सर एक कंपनी भी जो है वो फॉरेनर कंपनी नहीं है, वो सारी पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं। और वो सारी की सारी जो है हमने 51 क्यों दिया, ताकि उनके पास मैनेजमेंट कंट्रोल हो, ताकि वो कम से कम कल को सर अगर कोई चीज़ उन्होंने अपने लिए ली है तो वो उसके अंदर इंटरेस्ट के साथ उसको बेहतर कर सके। और 49 हम क्यों रखना चाहते हैं कि जब वो PIA बेहतर कर लेंगे, बेहतर जहाज़ ले आएंगे, उसको प्रॉफिटेबल कर लेंगे, तो जो आपके पास 49% बचेगी जो कि हुकूमत का होगा, कल को अगर आप हुकूमत इसको बेचना चाहे तो कई गुना ज़्यादा उसकी कीमत वसूल कर सकती है जो आज 51% शेयर बेचने से हो रही है। बाकी मेरी बहन ने जो कहा ट्रांसपेरेंसी के लिए, अगर उनको कोई लगता है, मेरे पास शहरी रहमान साहिबा, हमारे पास जो और 2 सेनेटर्स जो हैं वो हमारे पास तशरीफ़ लाए थे, मैंने उनके सामने सारी चीज़ें रख दी थी, 2 दफ़ा वो तशरीफ़ लाए। अगर उनको भी लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर वो सवाल करना चाहें, आके देखना चाहें,
तो शी इज़ मोस्ट वेलकम टू कम एंड सी एनीथिंग विच शी रिक्वायर्स। ख्वाजा इजहार साहब, आप इस पे पूछना चाह रहे हैं जी? सवाल करें सप्लीमेंट्री। थैंक यू सर। पीआईए अभी उसी एयरलाइन से यकीनन हम सब लोग आते हैं और उसमें शुक्रिया अदा करती है हमारी एयर होस्टेस के सब हिलाली परचम के अलंबरदार एयरलाइन के साथ सफ़र करने का शुक्रिया। और पहले इसका स्लोगन था बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, और उससे पहले आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ा कि अबुल हसन उस्मानी साहब की रूह लरज़ रही होगी जब 1946 में उन्होंने ओरिएंट एयरवेज को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को गिफ्ट इसलिए किया था कि पाकिस्तान के दो हिस्से 1100 मील दूर थे, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में 1100 मील का फासला था, और जिन्ना साहब को उन्होंने ओरिएंट एयरवेज, जिस ज़माने में DC-3 तैयारे दुनिया की बेस्ट एयरवेज रखा करती थी, उन तैयारों समेत रूजवेल्ट होटल के साथ ये गिफ्ट किया। और आज हम उस तैयारे को, उस एयरलाइन को आज हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, मरूम को तो सिर्फ एक रोड मिली कराची में जो कि अबुल हसन इस्फहानी रोड कहलाती है, और वो रोड भी तामीर शायद 10 साल में एक बार होती है। मेरी सवाल ये है मिनिस्टर साहब से, क्योंकि अभी ज़ाहिर है प्री रिक्विजिट चल रहा है, अभी तो आप ज़ाहिर है ऑफिशियली उसमें जाएंगे बिड में, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज और उसका एसेट कैलकुलेशन, उसका वॉल्यूम जो पीआईए की मिल्कियत में है वो कितना है? यानी दोबारा मैं गुजारिश करूं, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज 30 हैं, 25 हैं, 28 हैं, और पाकिस्तान से बाहर उसकी प्रॉपर्टीज, और उसका जो टोटल एसेट वैल्यू है वो कितना है? ठीक है, ये मिनिस्टर साहब, अलीम साहब, अलीम खान साहब का माइक खोलें। मैं अपने फाजल भाई से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये पीआईए की सेल में शामिल नहीं है। पीआईए की प्रॉपर्टीज़ जो है हमने एक कंपनी बना दी है जो कि होल्डिंग कंपनी है, जिसको होल्ड को कह रहे हैं। वो कंपनी जो है उसके अंदर आपके रोजवेल्ट समेत जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं हमने उसमें शिफ्ट कर दी हैं, और ये इसलिए शिफ्ट कर दी हैं कि जो 820 में से हमने इसमें से जो नुकसान है वो 650 630 के करीब हमने इसके अंदर पार्क कर दिया। तो ये जितनी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इससे जब हम पीआईए बेच रहे हैं उसमें वो प्रॉपर्टीज़ हम नहीं बेच रहे। तो इसलिए आप ये ना समझिएगा कि हम उसके अंदर से कोई प्रॉपर्टी जो है वो उसके साथ बेच रहे हैं। पीआईए के 2 होटल्स हैं, एक फ्रांस में है, एक न्यूयॉर्क में है, वो भी इसके अंदर शामिल नहीं है। इसके अलावा वो ऑपरेशनल चीज़ें जो कि उसके अंदर शामिल हैं, जैसे कि उसकी किचन है और उसकी इंजीनियरिंग है और बाकी चीज़ें हैं, हम सिर्फ वो बेच रहे हैं, उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे। Question hour is over. Question number 26, we will take it to the next order day. Leave applications. Mr. Mir Munawar Talpur has requested for the grant of leave for the whole 5th session. Is leave granted? Granted. Malik Muhammad Iqbal has requested for the grant of leave for 6th and 7th June 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Mujahid Ali has requested for the grant of leave for 7th June 2024. Is leave granted? Granted. Sayyid Raza Ali Gilani has requested for the grant of leave for 7th June 2024. Is leave granted? Granted. Chaudhry Nasir Ahmad Abbas has requested for the grant of leave for 7th June 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Ehsanul Haq Bajwa has requested for the grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Mehboob Sultan has requested for the grant of leave for 10th June 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Abdul Aleem Khan has requested for the grant of leave for 20th June 2024. Is leave granted? Granted. Maulana Abdul Ghafoor Haidari has requested for the grant of leave from 10th to 28th June 2024. Is leave granted? Granted. Ms.
Shandana Gulzar Khan has requested for the grant of leave for 10th June 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Shahryar Afridi has requested for the grant of leave for 10th June 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Jamal Shah Kakar has requested for the grant of leave for 10th and 11th June 2024. Is leave granted? Granted. क्या ये? Mr. Izharul Haq has requested for the grant of leave 6th and 7th May. Is leave granted? Granted. जी अवैस लगारी साहब. अवैस लगारी साहब का मिनिस्टर पावर का खोलें. जी अवैस लगारी साहब का माइक खोलें. अपनी सीट पे नहीं है सर जनाब. सीट नंबर 65 है. आप सीट नंबर 65 पे जाएं प्लीज. 65 पे जाएं. सीट 65. अवैस इधर आओ, इधर आओ. अवैस इधर आओ, इधर आओ. आपका सीट ये मेरे साथ है. आ जाए, आ जाए. इधर आओ, इधर आओ. जी मेहरबानी सर. मेरी सिर्फ एक जी गुजारिश है डिप्टी स्पीकर साहब. कोई ख़ास बड़ी गुजारिश नहीं है सर. वो आज ऑर्डर ऑफ द डे के अंदर आपने आइटम नंबर 3 के ऊपर एक कॉलिंग अटेंशन नोटिस लिया हुआ है और उसके बाद आइटम नंबर 19 के ऊपर एक और कॉलिंग अटेंशन है. मेरी जनाब से गुजारिश है कि अगर कॉलिंग अटेंशन जो जी नोटिसेस हैं वो एक के बाद दूसरा लेके और फिर बाकी जो बिज़नेस है उसको अगर जी करवा दें कंडक्ट जिस तरह हमेशा होता है. तो यही जनाब से गुजारिश है अगर आपकी इजाज़त. यही करते हैं. आप तशरीफ़ रखें. एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर देना है मैंने इधर. ये मिस अनीका, आप एक मिनट ज़रा चेयर का सुन लेंगे तो आप. यार ये तो ज़्यादती है. मिस अनीका मेहदी साहब का माइक खोलें ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है. मैं इस मुक़द्दस ऐवान की तवज्जो एक बहुत ही अहम वाक़या जो कि फसादियत, बर्बरियत और लाकानूनियत की ज़िंदा मिसाल है उसकी तरफ मबजूल कराना चाहती हूँ, जो मेरे साथ 8 जून 2024 को पेश आया. जनाब स्पीकर, मैं ज़िला हाफिज़ाबाद की 13.5 लाख आबादी को इस ऐवान में नुमाइंदगी कर रही हूँ. मैंने पहले भी इस असम्बली में अपने किसान के लिए आवाज़ उठाई थी. उस पर मुझे किसी भी कार्रवाई से आगाह नहीं किया गया था और ना ही कोई मुझे तसल्ली बख्श जवाब दिया गया था. जनाब स्पीकर, किसान की दिलजोई के बाद मैंने अपने ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब उमर अयूब साहिब को हाफिज़ाबाद इनवाइट किया, जिन्होंने मेरी दावत कबूल करते हुए मेरे ज़िला हाफिज़ाबाद की आवाम की इज़्ज़त अफजाई की. इस पर मैं उनकी बेहद मशकूर हूँ. जनाब स्पीकर, सितम बालाए सितम देखें. किसान कन्वेंशन मैंने वहाँ पे अरेंज किया था. उसके इख्तिताम पर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान सूबाई असम्बली जो कि हमारी दावत पर हमारे गांव में तशरीफ़ लाए थे, उन सब को वापस जाते हुए मेरे ज़िला हाफिज़ाबाद के DSP कैसर जमील ने हरासा किया और उनको हिरासत में ले लिया और उनको ज़दोकोब किया
और अवामी प्रेशर पर उनको रिहा किया। इसके बाद सारी रात मेरे गांव में मेरे जाती घर पर मेरा भाई जो के मेंबर प्रोविजनल असेंबली है उसके घर पर, मेरे तमाम रिश्तेदारों के घर पर रेड करके मेरे बच्चों, मेरे अहले मेरा आपसे ये एक सवाल है कि ये मुल्क पुलिस स्टेट है क्या? इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? मैंने वो कन्वेंशन अपनी चार दीवारी के अंदर अरेंज किया हुआ था। मेरे घर का लॉन बहुत बड़ा था, वहाँ पे मेरी जितनी मेरे ज़िले की आवाम आ सकी है, हमने अपनी चार दीवारी के अंदर वो कन्वेंशन अरेंज किया था। और कोई कानून नहीं है कि आप घर के अंदर कुछ भी करें और आपके साथ इस तरह की ज्यादती हो। जनाब स्पीकर, ठीक है, शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया जी। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। नूर आलम साहब का माइक खोलें। ये तकरीर तो नहीं हो सकती ना जी, आपको बहुत मौका दिया, आपका पॉइंट आ गया। नहीं, पॉइंट आ गया, पूरी कहानी आ गई है। एक मिनट तशरीफ रखें। एक मिनट, अगर आप 1 मिनट, आधे मिनट में वाइंड अप करें, आधे मिनट में वाइंड अप करें। मिस अनीका का माइक खोले। जनाब स्पीकर, इस मुल्क में पुलिस किसी कायदे और ज़ाब्ते की पाबंद नहीं है। कम से कम मुझे ये तो बता दे इस मुल्क को किस आइन के तहत चलाया जा रहा है। इस मुल्क में जंगल का कानून है, हमें भी बता दे, हम रोना धोना बंद कर दे। जनाब स्पीकर, हमारे मौजूद मेहमान जब वहां से वापस जा रहे थे तो शुरका जो मेरे मेहमान और मेरे अहले खाना पर FIR दर्ज की गई। पंजाब की ये मेहमान नवाजी है। अगर ये लोग समझते हैं कि FIR देकर ये हमारे पुरअमन सियासी जदोजहद को सबूताज कर सकते हैं तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। नूर आलम साहब का माइक खोलें। नूर आलम साहब का माइक खोलें। बस हो गया, हो गया, बस हो गया, बहुत टाइम। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कितना? तशरीफ रखें, आपको पॉइंट मौका मिल गया मैडम। नूर आलम साहब का माइक खोलें। हो गई बात। सर, औरतों को नहीं बख्श। नूर आलम साहब 47 पे जाएं आप। 47 वो पीछे, 47 पीछे है। भाई जहां बैठे हैं वहां माइक खोले उनका। बोले, आपका माइक खोला हुआ है। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, यहाँ पे रोना धोना आप सब एक दूसरे के तो वो कर रहे हैं, लेकिन असल जो लोग हैं वो है अवाम। अवाम को बिजली पिछले 3 महीने 4 महीनों से बिजली नहीं है। खैबर पुख्तूनख्वा में नहीं है, सिंध में नहीं है, बलोचिस्तान में नहीं है, सदर्न पंजाब में नहीं है। कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा। यहाँ पे हर एक आ जाता है और एक अपनी अपनी ज़ात की और अपने उसके लिए बात कर रहे हैं। सर, अवाम सबसे पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है, मैं आप लोगों को सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जहाँ पे लोड शेडिंग, मेरे पेशावर में पिछले 6 महीनों से लोड शेडिंग हो रही है। अब तो ऐसे सिलसिला चल गया कि बिल्कुल बिजली कट है। बिजली वाले वजीर बैठे थे तो इसलिए मैंने ये वो किया कि मैं रिक्वेस्ट करूं कि आखिर हम लोग, वर्सक डैंग मेरे हल्के में है, हम लोग आपको बिजली 1 रुपए पे देते हैं, आप हमें 72 रुपए, हमें फ्यूल चार्जेस कौन से लिहाज से हमें आप दे रहे हैं? हम फ्यूल चार्जेस क्यों, IPPs के पैसे हम क्यों दें? खैबर पुख्तूनख्वा, बलोचिस्तान,
या सिंध वाले क्यों दें? आप जो बिजली अगर IPP से ले रहे हैं तो आप बिल्कुल वो करें, हम पे वो ना करें। मेरे हलके में सर, मेरे हलके में लोड शेडिंग है, ईद आ रही है, वहां पे अगर हमारी माएँ बहनें जलेंगी, यहाँ पे आपने ये लाइटें मैं देख रहा हूं कौमी असेंबली में सर बाकायदा बहुत तेज हो गई हैं, लेकिन हमारी माँ बहनें जो वहां पे बिजली नहीं है उसका कौन जवाब देगा? मुझे जरा वजीर साहब अगर बता सकते हैं, क्योंकि ये तो खैबर पुख्तूनख्वा में उस दिन भी गए हैं, क्यों लोड शेडिंग? ये नहीं चलेगा कि अगर आप कहते हैं कि वहां पे लोग बिल नहीं देते, आपका काम है वहां पे तरसील बिजली के 11,000 लाइन में बिजली तरसील करना। आपने जो लोग पेस्को, लेस्को या हेस्को या उनमें जो लोग हायर किए हुए हैं उनको आप सैलरीज दे रहे हैं, उनका काम है कि डायरेक्ट हुक्स वो करें। MNA MPA का काम नहीं है कि वो डायरेक्ट हुक्स या वो पीछे करेंगे, ये आपका काम है सर, और आपका वो है। हम आपके साथ ताउन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप हमारे इलाके के लोगों पे बिजली बंद करेंगे, चाहे वो कहीं पे भी हो, सिंधी मानू हो, वो पुख्तून हो, वो बलोच हो, वो पंजाबी हो, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपने उसको बिजली प्रोवाइड करना है। शुक्रिया। नहीं है तो आप शुक्रिया, ठीक है, आ गया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ये अनाउंसमेंट सुन लें। May I have the attention of the House? The honourable members are informed that the faculty, members and students of the Ripwa International University, Islamabad are sitting in the visitors gallery. We welcome them. Calling attention notice. Sayyid Sheila Raza Sahiba. ये business ले लें. Minister for Water जी Resources. एक मिनट शैला साहबा तशरीफ रखें। ये मिनिस्टर साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, ये उनके जी बहुत मेहरबानी सर। सर ये आज के मैं बैठ जाऊं, मैं बैठ जाऊं। हाँ ये अवैस लगारी साहब, ये आप रिस्पॉन्ड करेंगे। जहाँ तक ये मिस अनीका मेहंदी साहिबा का जो इशू है वो आप हमें दरख्वास्त दे दें
तो अभी कमिटीज़ फॉर्म हो गई हैं, प्रिविलेज कमिटीज़, फिर हम उसको देख लेंगे, तो वो भेज दें आप जी। अभी बिजनेस लेंगे तो अभी सिर्फ रिस्पॉन्ड कर लें मिनिस्टर फॉर पावर जी, आप रिस्पॉन्ड कर लें तो हम ये थोड़ा बिजनेस ले लें प्लीज़ जी, बहुत मेहरबानी। चलें आगे चलें। देखें, हमने बिजनेस करना है, आपने सवाल करना है, आप मिनिस्टर साहब के साथ बैठ जाएं, आके इधर सवाल कर लें। सर वो कह रही है, उन्होंने बात बिजनेस तो करने देना हमें, आप बोलें मिनिस्टर साहब। जी बहुत मेहरबानी डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब की का हुक्म है जी, मैं क्या करूं। अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर का जवाब देना हुआ तो फिर एजाज खान वो अलेसन में अलावा एक मिनट सवाल आ जाए जी। शगुफ्ता साहिबा का माइक खोलें। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, आपने पहली दफ़ा मौका दिया है बात करने का। हम तो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे मिनिस्टर साहब जो हमारे हैं वापडा के, वो आएँ और हम उनसे कुछ सवाल जवाब करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मती है हमारी कि वो आ गए हैं। सर, इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 52 तक इलाकों का जाके ठहरा है, कहीं 47 है तो कहीं 51 है तो कहीं 52 है। इस कड़कती हुई गर्मी में, धूप में हमारे पास बिजली नहीं है, हम बिजली ढूंढ रहे हैं। जो हम कहते थे कि 18 घंटे हैं, लेकिन अब वो 20 से 22 घंटे तक जाके पहुंची है। लेकिन बिल जो आ रहे हैं, अगर वो बिल आप देखें तो लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। रात को 12:30 1:30 बजे से बिजली बंद होती है और वो जाकर सुबह 7:30 8 बजे खुलती है। अब उस घर में जो औरत रहती है, जो मर्द रहता है, जो बच्चे रहते हैं, ना सुबह वो स्कूल जा सकते हैं, ना वो औरत सुबह उठ के घर को की देखभाल कर सकता है, ना वो बंदा ऑफिस जा सकता है। भाई हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर ये है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। ठीक है, शुक्रिया, पॉइंट आ गया। खुर्शीद जुनेजो साहब, आप इसी पे बात करना चाह रहे हैं? ठीक, ओके ओके ओके। खुर्शीद जुनेजो साहब का, उसके बाद वसीम साहब का। खुर्शीद जुनेजो तशरीफ रखें, आपका पॉइंट आ गया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ही आपने बोला है, ठीक है। खुर्शीद जुनेजो साहब बोलें। डिप्टी स्पीकर साहब बहुत मेहरबानी, ये में पावर और एनर्जी के मिनिस्टर बैठे हुए हैं। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है लड़काना कंबर शदाद कोट, वहाँ पर सर 52 सेंटीग्रेड है और वहाँ पर तकरीबन 20 घंटे जो है लाइट नहीं होती है। वहाँ पर ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर जो ऑफिसर से मिलते हैं, अगर वो बिल आते हैं तो उनके ऊपर 13 जो है उनके ऊपर टैक्सेस लग के आ जाती है। अगर उनको ठीक कराना नहीं चाहते उसके ऊपर डिडक्शन लग के आ जाता है। तो यहाँ पर कुछ गांव ऐसे भी हैं जहाँ पर 6-6 महीने से 8-8 महीने से लाइट नहीं है, और इस वक्त इस गर्मी के अंदर हॉस्पिटल में भी लाइट नहीं है। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। वसीम साहब का माइक खोलें जी। जी मेक इट शॉर्ट प्लीज। ये जी आप मिनिस्टर साहब के साथ बैठ रहे हैं, आपके 100 सवाल होंगे, हम ये टाइम वेस्ट नहीं कर सकते इस तरह। काइंडली आप समझने की कोशिश करें। आपका बिजनेस, स्पीकर साहब, हमने बिजनेस लेना है जी। थैंक यू। हमारे एजेंडा पे है वो अली मोहम्मद भाई। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। असल में बुनियादी तौर पे बात यह है कि जब कोई क्वेश्चन आता है या हम कोई कॉलिंग अटेंशन मूव करते हैं, मुख्तलिफ लोग हेस्को या सेबको या के इलेक्ट्रिक पे, तो उसके ऊपर बुनियादी तौर पे हमें सवाल मिलता है कि चोरी, जिस तरह मासी में भी अवैस भाई मिनिस्टर थे, उनको पता है कि इसी तरह की सूरत हाल उस वक्त भी स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर यही रहती थी कि फीडर पे जो लॉसेज हैं 20% है, 25% है, 18% है। लेकिन सवाल यही है कि जो लोग बिल भर रहे हैं, अगर एक फीडर पे 40 ट्रांसफार्मर हैं तो उस 40 ट्रांसफार्मर उस पीएमटी, अगर उस एक पीएमटी के ऊपर अगर जो कनेक्शन है, एक पीएमटी में जो कनेक्शन, उसको चोरी को रोका जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक फीडर के ऊपर 40 से 50 ट्रांसफार्मर है और 40 से 50 के 50 ट्रांसफार्मर काट दी जाए, तो ये तो कहीं तौर पे किसी भी तौर पे मुतमईन करने वाली बात नहीं है। इस वक्त हालत ये है कि हेस्को के अंदर, ठीक है, शुक्रिया जो चेयरमैन, ठीक है, हेस्को में, आगे आपका पॉइंट आ गया। हेस्को में जो जी, सीईओ मिनिस्टर फॉर पावर लिगारी साहब, मिनिस्टर फॉर पावर, आप प्लीज रिस्पॉन्ड।
आप एजेमेंट मोशन डालें, फिर आप पूरा दिन इस पे बात करें। ये आज का जो बिजनेस है इसको छोड़ तो नहीं सकते ना जी आप, या तो हाउस एजेंट कर लेते हैं। अगर आप सेंस दे दें कि ठीक है हाउस एजेंट कर दें, हम एजेंट कर देते हैं। जी मिनिस्टर साहब। जी बहुत मेहरबानी सर। मैं तमाम ऑनरेबल मेंबर्स का मशकूर हूँ। और ये वो इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान को बहुत अरसे से फेस कर रहा है हमारा मुल्क, और इन इश्यूज़ की क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये मामला है क्या। हमारे इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के निज़ाम के अंदर जो सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज़ की वजह से बीमार हो चुका हुआ है, मुसलसल दिहाइयों के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों की तरह इस शोबे में सबसे ज़्यादा इनएफिशिएंसी आई है। हमारा एक्सीएन, हमारा एसडीओ, हमारा लाइनमैन, हमारा मीटर रीडर, एससी, चीफ इंजीनियर, पीडीज, सीईओज, हमारे बोर्ड के मेंबर्स, इन सब ने माशाल्लाह पिछली कई दिहाइयों में पूरा अपना हिस्सा डाला है इसके पूरे निज़ाम को ख़राब करने के लिए। हमारे मुल्क में ऐसे हिस्से मौजूद हैं जहां बड़े लोग इस बात के ऊपर फ़ख्र महसूस करते हैं कि किसी मीटर रीडर की क्या हिम्मत है मुझे आके बिल पेश करे। हमारे एक्सीएंस और एससीज और एसडीओज और लाइनमैन आम दुकानदार से लेके जमींदार से लेके हर कारोबारी आदमी को सिखाते हैं कि बिजली किस तरह चोरी की जाती है। और ये तमाम चीज़ों की बीमारी सबसे पहले मैं इसको कन्फेस करूंगा कि हमारे अपने कंपनियों और इदारों के अंदर है, और फिर उसके साथ साथ हमारे मुल्क के बहुत ऐसे हिस्से हैं, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, सिंध में हो या बलूचिस्तान में हो, जहां बिजली के बिल नहीं दिए जाते, जहां न सिर्फ कुंडे लगते हैं बल्कि ट्रांसफॉर्मर्स रखे जाते हैं। इस वक्त 12,000 ट्यूबवेल एग्रीकल्चर का जो बलूचिस्तान में है, उसके अलावा 28,000 ट्रांसफॉर्मर इलीगल रखा हुआ है। ट्रांसफॉर्मर, कुंडा नहीं। बात सुने, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला जनाब अली अमीन खान गंडापुर हमारे साथ घंटों बैठ के अपने चीफ सेक्रेटरी, अपने होम सेक्रेटरी के साथ हमारे साथ तय करके गए, और मैं अप्रिशिएट करता हूं। मैंने अखबारों के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कहा कि ये हम तमाम सियासी जमातों की जीत है। ये जहां नून लीग की जीत है, वहां पीपल्स पार्टी की भी है, वहां पीटीआई की भी है, वहां जमात इस्लामी की भी है और जेयूआई की भी है। अगर ये लोग कोऑपरेट करके हमसे उस फीडर्स के ऊपर लाइन लॉसेस को कम करवाएं, लाइन लॉसेस किस तरह कम होंगे? मेरे ट्राइबल एरिया के अंदर अभी ये ऑनरेबल एमएनए ने सिंध से बात करी थी, मैं अपना किस्सा बताता हूं आपको। फोर्ट मंडरू का ट्राइबल एरिया है पंजाब का, मेरे हल्के का हिस्सा है, वहां 95% लॉस था। आपके ख्याल में वजीर के ऊपर प्रेशर नहीं आता होगा? 2 घंटे सिर्फ बिजली वहां दी जा रही थी। वहां 24 घंटे आज बिजली इसलिए दी जा रही है क्योंकि 150 एफआईआर वहां हुई एक फीडर के ऊपर, 18 ट्रांसफार्मर उठा के बंद किए गए। उसके बाद 18 लोगों को जेल में डाला गया। उसके बाद 225 मीटर नए लगाए गए। उसके बाद जब जीरो लाइन लॉस हुआ, उसके बाद उस उस पूरे फीडर के ऊपर आपकी आज 24 घंटे बिजली चल रही है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं कौन होता हूं 700 अरब रुपए के नुकसान को 1500 अरब के ऊपर लेके जाने वाला? सर्कुलर डेट की पेमेंट कौन करेगा? पैसा जो बिल देने वाला है वो अगले का नुकसान किस तरह भरेगा? हमारे केपीके की बहनें और माएँ जो बिजली का बिल दे रही हैं,
वो साथ वाली चोरी वाले का बिजली का बिल किस तरह देंगी? किस तरह लोग बर्दाश्त करेंगे इस चीज को? इस पाकिस्तान के अंदर सवाए रेट ऑफ द गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की मदद के साथ और हमारी कंपनीज की बेहतरी के साथ हल करने के अलावा कोई हल नहीं है, कतन कोई हल नहीं है। जो आपको झूठ बोलता है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाता है। इधर पावर की थेफ्ट को कंट्रोल किए बगैर इकोनॉमिक लोड शेडिंग का जो एक इलीगल काम है, रेगुलेटर हमें कहता है कि अगर ये करना है तो इसके ऊपर कानून चेंज करो। आज पाकिस्तान का ये हाल हो गया कि उसके पॉलिसी मेकर्स और उसके मिनिस्टर्स ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हम इकोनॉमिक लोड शेडिंग कर रहे हैं, हालांकि वो लोड शेडिंग हुकूमत के कवानीन के खिलाफ है। आप पाकिस्तान की हालात को तो देखें। मैं आज 700 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने इन कंपनियों को ठीक करना होगा और आपकी मदद से करना होगा। मैं आज 3 MNAs इधर आए, मैंने सबसे गुजारिश की कि आप अपने फीडर का नाम बताएं, आप जाएं, मेरा स्टाफ आपके साथ जाता है, आप उधर बिजली चोरी कम करवाएं, अपनी पुलिस ले जाएं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कहें हम हमारी हेल्प करें, 24 घंटे हम आपको बिजली खोल देते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। जो एरिया करता जाएगा उसको 24 आज मेरे पास सरप्लस बिजली है। कैपेसिटी पेमेंट्स की मुसीबत के अंदर हम इस वक्त डूबे हुए हैं। उसकी कैपेसिटी बिजली लेने वाले हैं और हमने बिजली बंद की हुई है। हर फीडर के ऊपर एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। द होल कंट्री, एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। दिस इज द ट्रूथ। Everybody who has been in the governance structure has been responsible for this. There is no doubt about that. I am responsible for this, and we have to take responsibility, and we have to sort these issues out. मिनिस्टर साहब एक सुनिए, बहुत सारे मिनिस्टर हमारे ऑनरेबल मेंबर्स के कंसर्न्स हैं, बिकॉज ये हर हलके में जो है मसले हैं और एवरीबडी वांट्स टू स्पीक। इधर आपको प्लीज बात करवाएं। ये आपको मेंबर्स आके मिल लेते हैं, तब तक हम ये बिजनेस ले लेते हैं। आप बैठे हैं, उधर सरदार असद मलिक साहब बात करना चाह रहे हैं, पटेल साहब, आप इनसे काइंडली मिल लीजिएगा कि कादिर पटेल साहब का माइक खोलें 1 मिनट के लिए। सर बहुत शुक्रिया। सर मैं स्पीकर साहब आपकी मेहरबानी से मिनिस्टर साहब को ये बताना चाहूँगा, जनाब अली, देखें आपने कहा है कि एक जगह पहले 2 घंटे बिजली मिलती थी, आपने 150 FIR काटी और अब वहाँ 24 घंटे बिजली मिल रही है। मुझे आपकी बातों से ये पहली बार इत्तला मिली है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी भी जगह है जिसमें 24 घंटे बिजली मिल रही है। आपने वहाँ 150 FIR काटी, हम कराची वालों पर आप 1500 FIR काट लो लेकिन हमें 12 घंटे बिजली दे दें आप। नंबर 1 सर, एक बात अभी सुने, और इस हाउस से एक बिल मंजूर हुआ है जो सेनेट से पास होकर आज तक प्राइम मिनिस्टर हाउस की फाइलों में दफन है, और उस बिल में इस अगस्त हाउस ने यह पास किया है विद सेनेट कि इंडिविजुअल बिलिंग होगी, हर आदमी के घर पे मीटर लगाया जाएगा। आप बड़े काबिल वजीर हैं, आज से आप उस बिल को ढूंढना शुरू करें, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को भिजवाएं और वो कानून लागू करें। देखिए, आप अगर ये कहते रहेंगे कि जी यहाँ लॉस हो रहा है, वहां लोग चोरी कर रहे हैं, आप वजीर हैं, आप कार्रवाई करें, शिकायत न करें। शिकायत हमारा काम है, आपका काम अजाला करना है। आप शिकायत करते हुए बिल्कुल। और एक चीज, लास्ट चीज, आप पर 2 कॉलिंग अटेंशन कराची की बिजली से आए, दोनों कॉलिंग अटेंशन में आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे वादा किया कि मैं कराची आऊंगा, आपकी KEC से मीटिंग करवाऊंगा। सर फरिश्ते तो उनको नहीं समझा सके, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप आएं और कराची की बिजली का मसला हल कराएं। लोग मर रहे हैं गर्मी से, आप शिकायत करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कानून भी मौजूद है, आपके पास ताकत भी मौजूद है, झंडा भी है, वजारत भी है, डंडा भी है, बिजली नहीं है। ये अजीब बात है सर। जी
मिनिस्टर साहब जी बोले। मैं हाउस अजर्न कर देता हूं अगर हाउस आप मिनिस्टर साहब से मीटिंग कर ले। आप अपने इश्यूज अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो ये एजेंडा पे तो हम नहीं जा सकते। आज का बिजनेस पे क्या मैं तो बिजनेस लेना चाह रहा हूं भाई। जी डोगर साहब का माइक खोलें। स्पीकर साहब सबसे पहले तो आप हाउस इन ऑर्डर करें। दूसरा, मिनिस्टर साहब बैठे हैं, 2 कॉलिंग अटेंशन आज लगे हुए हैं, दोनों इसी मैटर पे हैं। ये मसला पूरी कौम का है, सब सूबों का है, हर शहर का है, तो काइंडली इसके ऊपर बात करने दें। और मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे हैं, आप बिजनेस के मुताबिक आए ना सर, इस विकेट पे आए। और उसके अलावा मैं भी हाउस को वही एक जनरल डिस्कशन के लिए एक टाइम आप मुकर्रर करें। हम सबके हलकों का यही मसला है बिजली का, जिस पे मिनिस्टर साहब आए और स्पेसिफिक डिबेट इसी इशू के ऊपर हो। उसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि एक टाइम तय करें, 2 घंटे का, 4 घंटे का। इससे बड़ा अर्जेंट मैटर हमारे हलकों का कोई नहीं है, गर्मियों का सीज़न है, इसके लिए स्पेसिफिक हमें टाइम दें। और अभी आप बिजनेस के मुताबिक चलें सर। जी आसिया साहब 1 मिनट जनाब। ये सर माइक तो खोलें। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। मैं आपकी तवज्जो सिर्फ इस बात पर दिलाना चाहती हूँ कि इस ऐवान ने गंदम को लेकर जो है वो 3 दिन के ऊपर बहस की है, इसलिए कि यहाँ पर बैठे हुए अक्सरियत जो अफराद हैं उनका ताल्लुक ज़राअत से है। जनाब डिप्टी स्पीकर, इस ऐवान में बैठे हुए हर शख्स का और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठे हर शख्स का ताल्लुक बिजली से मौजूद है। सर मेरी गुजारिश है कि गंदम की तरीके से बिजली के मैटर को भी इस ऐवान में बिल्कुल उसी तरीके से डिस्कस किया जाए जिस तरीके से गंदम के मैटर को डिस्कस किया गया है। दूसरी बात सर, मैं आपको एक बात बता दूं और ये इसको वार्निंग के तौर पे ले ले, बिजली का मसला पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला बनने के लिए जा रहा है सर। वो शहर, वो पाकिस्तान जहां पर एक छोटी सी बात के ऊपर, सिर्फ मोबाइल छीनने के ऊपर, बगैर रेजिस्टेंस के मेरे शहर के 70 नौजवानों को कत्ल कर दिया जाता है, वहां पर बिजली से महरूम 18-18 घंटे पे रहने वाले अफराद जो हैं वो राइट्स करेंगे सर। जब कराची खुदा न खास्ता आपके हाथ से निकल गया तो आप समझ लें कि फिर आप पाकिस्तान को भी खाकमबदान नहीं बचा सकेंगे। मेरी गुजारिश है कि इसको समझें। और तीसरी बात, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वजीर पावर की, सिर्फ इनसे एक गुजारिश है कि के इलेक्ट्रिक नेपरा के हुक्म तक को मानने से इनकारी है, क्या करेंगे उसके ऊपर जरा सा हमें बता दें। ठीक है, शुक्रिया। पॉइंट आ गया। मिनिस्टर साहब 2 मिनट रुक जाइए, मैं इधर से 2 ले लूं, उसके बाद आप फाइनल उसको वाइंड अप कीजिए। जी अनवर ताज साहब का माइक खोलें 1 मिनट के लिए प्लीज। आप गुजर जाइए। एक मिनट यार बात करने दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। मिनिस्टर साहब ने पूरी तकरीर की और ये बात की कि वहाँ पे बिजली चोरी हो रही है हर जगह पे, पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में, इसलिए लोड शेडिंग है। मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की टोटल आबादी 24 करोड़ है और IPPs की मद में सिर्फ 60 बंदों को हम 2200 अरब रुपए दे रहे हैं।
सिर्फ 60 बंदों को 2200 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट के मद में हम क्यों दे रहे हैं? ये एग्रीमेंट किसने किए? इस मुल्क के साथ ये जुल्म किसने किया? उसको तो सजा देनी चाहिए ना। जो 2200 अरब हम सालाना दे रहे हैं और इधर सर्कुलर डिट सिर्फ 1500 अरब है और 2200 अरब हम सालाना दे रहे हैं, 24 करोड़ आवाम को क्यों उसका भुगतना पड़ता है? दूसरा मेरा 1 मिनट सर, मैं ये कहना चाहता हूँ स्पीकर साहब कि मेरे हल्के में पहली दफ़ा मैंने आपसे ये फरियाद की थी कि 2.5 साल से मेरे हल्के में बिजली बंद है। मेरे अपने फीडर पे 2.5 साल से मुकम्मल तौर पर पीडीएम का जब हुकूमत बना तो दूसरे दिन से बिजली काट गई और अभी तक मेरे इस जून के महीने में मेरे हल्के में 5 फीडर ऐसे हैं जिस पे 24 घंटे बिजली बंद है। इसके अलावा और मेरे जितने फीडर्स हैं उस पे 20 घंटे और 22 घंटे लोड शेडिंग होती है। क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? क्या मेरा ये हक नहीं बनता? मेरे हल्के के अवाम का ये हक नहीं बनता कि उसको बिजली दी जाए? जब ये तो जुल्म, सरासर जुल्म है। सिंध में अगर चोरी हो जाए तो उसको बिजली मिल सकती है। शुक्रिया, ठीक है। ये मलिक असद साहब का माइक खोलें। ठीक, आगे आपका आगे ना, आगे पॉइंट ऑफ ऑर्डर में इतना ही बोलते हैं। जी मलिक असद साहब। जी, थैंक यू स्पीकर साहब। मैं मिनिस्टर साहब से एक सवाल करना चाहता हूं और उसे बताना चाहता हूं कि गैर एलानिया हमारे इलाके जामशोरों में बिजली बिल्कुल नहीं है। समझ में नहीं आता है कि ये यूनिट्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि इन्होंने पहले यूनिट्स बेचे हैं और यूनिट्स को पूरा करने के लिए 20-20 घंटे तक जो है ना वो लोड शेडिंग है। दूसरी मेरी बात यह है कि कुछ दिन पहले एक बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट के बड़े पोल्स गिरे हुए हैं। 4 दिन से वहाँ बिल्कुल लाइट नहीं है, लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं। और वापडा वालों को अगर हेस्को के चेयरमैन को फ़ोन करो तो फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है और कोई भी उधर देखने के लिए तैयार नहीं है। किसको कहेंगे? ज़ाहिर हमारे लिए फोरम तो यही है। मिनिस्टर साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक्शन लें और ये बिजली बहाल कराएं। 4 दिन से बिल्कुल लाइट नहीं है और इस वक्त जून का महीना आ रहा है और इनकी कोशिश ये होती है कि जो यूनिट्स इन्होंने पहले पैसे दे के यूज़ किए हैं उनको पूरा करने के लिए 20 से 25 घंटे की भी लोड शेडिंग है। बात करो, बोला फॉल्ट हो गया है। भाई फॉल्ट ये 4 महीने पहले नहीं हुआ, ये इस 2 महीने में, इस 1.5 महीने में ये फॉल्ट कहाँ से आ जाता है? तो इसको भी मेहरबानी करके हमारे मिनिस्टर साहब चेक करें। शुक्रिया जी। मिनिस्टर फॉर पावर। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पीटीआई के डोगर साहब की बात को बिल्कुल सेकंड करना चाह रहा हूं। आप सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग पे नहीं, ये जो ऑनरेबल मेंबर ने 2200 अरब रुपए 60 IPPs की बात फरमाई है, इसके ऊपर पाकिस्तान की तमाम जनरेशन का जो सब सेक्टर है उस पर, ट्रांसमिशन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, चोरी के ऊपर, लोड शेडिंग के ऊपर आप पूरे दिन का एक सेशन रखें। मैं उसको वेलकम करूंगा। मैं आपको पूरे इस हाउस को एक एक चीज़ की प्रेजेंटेशन देने को तैयार हूं और तमाम सवालात के जवाब देने को तैयार हूं। प्लीज़ आप कल चूज़ करें, परसों चूज़ करें, मुझे बहुत खुशी होगी तमाम चीज़ों को क्लैरिफाई करने में। इट्स योर चॉइस एंड द चॉइस ऑफ द हाउस। कॉलिंग अटेंशन सैयदा शैला रजा साहबा, पढ़ें। ये बिजनेस सर ये इसी वक्त जो लोग जाग रहे हैं, उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप बोले पूरा दिन अपना बिजनेस लिख के भेजते। जो भी बोलेगा विद द परमिशन ऑफ चेयर ही बोलेगा। जी आप पढ़ें मैडम। I want to invite the attention of the Minister for Water Resources to a matter of urgent public importance regarding 29% shortage of water for Sindh province during early Kharif season due to diversion of flow into link canals, causing grave concern amongst the public. सर मैं ये बात करना चाहती हूँ आज प्रेजेंस में। नहीं, आप तशरीफ रखें, लेट द मिनिस्टर रिस्पॉन्ड, उसके बाद फिर आप एक सवाल पूछें। मुसद्दिक मलिक साहब। मुसद्दिक मलिक साहब, कौन सा? मुसद्दिक मलिक साहब आपकी सीट पीछे है,
लिगारी साहब के पीछे है, अब वहाँ आपकी लाइट जल रही है, अब वहाँ जाएं प्लीज़। ठीक गल है थोड़ी। सर आपकी बड़ी मेहरबानी। ये पानी के हवाले से जो सवाल आया है इसमें गुजारिश ये है कि पानी की तकसीम जो है इसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी इरसा के पास है और हुकूमत के पास इसका कोई इख्तियार नहीं होता। इरसा में सर हर सूबे से एक एक मेंबर है और ये तमाम मेंबरान इसलिए रखे गए हैं ताकि पाकिस्तान जो पानी की तकसीम है या जो भी फ़ैसला होता है वो तमाम सूबों की मुशावरत से हो। तो मैं ये जो सवाल उठाया गया है उस सिलसिले में आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन रखना चाहता हूँ। इरसा की एक मीटिंग जो है सर वो 2 अप्रैल 2024 को हुई थी। इस मीटिंग में उस वक्त के जो मौसमी हालात थे उनके मुताबिक ये प्रोजेक्ट किया गया कि तकरीबन 30% शॉर्टेज होगी। तो उस वक्त इरसा की काउंसिल ने कमेटी ने ये फ़ैसला किया कि पंजाब और सिंध दोनों की जो वाटर सप्लाई है वो 30% कम कर दी जाए। उसके बाद थोड़े से जब मौसम में तब्दीली आई तो 8 मई को दोबारा एक मीटिंग की गई और उस मीटिंग में वो जो बारिशें हुई थी उन सब को मद्देनज़र रख के ये फ़ैसला किया गया कि शॉर्टेज पानी की कम हो गई है तो 30% से घटा के जो 21% कम पानी सप्लाई किया जाए तमाम सूबों को। उसके बाद दोबारा से एक मीटिंग 13 मई को हुई सर, जिसमें जो टेम्परेचर तब्दील हुए हैं और गर्मी की शिद्दत जिसमें इजाफा हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया कि हमारे पास अब कोई पानी की शॉर्टेज नहीं है। इस वजह से हर सूबे को जो अकॉर्ड है हमारा पानी की तकसीम का उसके मुताबिक हर सूबे को पानी सप्लाई किया जाए। तो मैं आपके सामने ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वक्त तमाम सूबों को पानी उनके हिस्से के मुताबिक और इरसा के फ़ैसले के मुताबिक मिल रहा है और किसी भी जगह पे पानी की कमी नहीं है। इस वजह से जो पहले फ़ैसले किए गए थे प्रॉबली जिनकी वजह से ये सवाल उठाया गया है वो फ़ैसले ख़त्म हो चुके हैं और पानी की सप्लाई मुकम्मल हो रही है। दूसरा सवाल लिंक कैनाल्स का था सर। लिंक कैनाल्स जो हैं सर ये हमारे जो कानून है जो वाटर का जो तकसीम का मुआहदा है उसका पैरा 14D के तहत कैनाल्स के अंदर पानी सप्लाई किया जाता है और उसमें हर सूबे को ये हक दिया गया है कि वो अपने हिस्से में से जितना पानी चाहे वो अपनी कैनाल्स में तकसीम कर ले मगर किसी और सूबे का हिस्सा उसे नहीं काटना। तो ये जो सप्लाईज जा रही हैं कैनाल्स में इसमें ये मलहूज़ खातिर रखा जा रहा है कि किसी भी सूबे को जो कैनाल उसमें से निकलती है वो सिर्फ़ अपने सूबाई पानी के हिस्से में से पानी को तकसीम करे कैनाल्स के ज़रिए। इस वक्त 2 कैनाल्स हैं, चश्मा जेहलम और तौंसा पंजनद, जिनके मुतल्लिक ये सवाल उठाया गया है सर। इस वक्त चश्मा जेहलम जो है उसमें जब पानी हमारे पास ज़्यादा आना शुरू हुआ तो ज़्यादा पानी बह रहा था। इस वक्त आज सिर्फ 21,000 क्यूसेक पानी चश्मा जेहलम में बह रहा है और तौंसा में अब ये फ़ैसला किया गया है कि थोड़ी देर में वहाँ का पानी का फ़्लो 0 पे आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी शेला रजा साहबा टू आस्क वन क्वेश्चन। मीर मौसूफ से ये गुजारिश है कि आपकी ये बात सही है कि इरसा ने 13 मई को ये डिसीजन किया था और शॉर्टेज को 0% कर दिया था। सर ये हम सब जानते हैं कि एलोकेशन ऑफ वाटर शेयर जो होता है वो ऑन 10 डेली बेसिस पे होता है और इरसा ने ये कहा था कि अब इसको एट्रोबेट ना किया जाए अगर किसी बैराज पे कम पानी देखने में आया। लेकिन मेरा ये सवाल है कि एज़ पर इरसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को
मद्देनज़र रखा गया था? क्या वो कैलकुलेशन जो कि राइट फ्रॉम द चश्मा डाउन स्ट्रीम टू कोटरी बैराज है उसको मद्देनज़र रखा गया था? क्या दो फैक्टर्स जो हैं उनको मद्देनज़र रखा गया था कि हाई टेम्परेचर ऑफ द कैचमेंट एरिया एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द तरबेला टनल 5? सर, इनको मद्देनज़र नहीं रखा गया, जिसकी वजह से जो फ्लो है उसमें शॉर्टेज आई और हम सिर्फ सिंध जो है सिर्फ 3.560 मिलियन एकड़ फीट जो है वो यूज़ कर सका और आउट ऑफ 8.292 मिलियन एकड़ फीट शेयर में। और सर मई 20 जो है उसमें ये टिल मई 20 और इसके अलावा सर कि इसका मतलब ये हुआ कि 4.732 मिलियन एकड़ फीट जो है सिंध शेयर वो स्टिल रिमेन्ड अनयूटिलाइज्ड फॉर 210 डेलीज ऑफ अर्ली खरीफ सीजन। तो सर सिंध जब कम खर्च कर रहा है और सिंध फेस जो है 37% शॉर्टेज इन सेकेंड डेली ऑफ मे, 29% शॉर्टेज टिल जून 1st, while its barrage facing 19% ओवरऑल शॉर्टेज टिल जून 2। और जबकि हम ये देख रहे हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर था उसे इंडस रिवर जोन से जो है जेहलुम और चनाब जोन में किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन वाटर रिसोर्सेज का भी ये देखने में आया है कि तौसा के मुकाम पे जो है बड़ी डिस्क्रिपेंसेस हैं और कोटरी डाउन स्ट्रीम पे भी सर बहुत ज़्यादा वाटर शॉर्टेज है। लतीफ़ाबाद, हैदराबाद वगैरह में कंटेमिनेटेड वाटर जो है ये ना हो कि 2004 की तरह हो जाए। और सर एक बात मैं इससे इत्तफ़ाक़ करती हूँ कि आपने ज़रूर ये कहा कि ज़ीरो शॉर्टेज, लेकिन मैं दोबारा इस पे कहूँगी कि आप इस पे गौर करें कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को और फैक्टर्स को फॉलो नहीं। मुसद्दिक मलिक साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक तो बात आपको ये बताना चाहूँगा, इस हाउस को बताना चाहूँगा कि जो भी तकसीम का फ़ैसला है वो इरसा करती है और इरसा के अंदर हर सूबे का एक मेंबर बैठा हुआ है। इस वजह से कोई भी इरसा का फ़ैसला सूबे की मुशावरत के बग़ैर नहीं किया जाता और जब ये फ़ैसला किया जाता है तो उस वक्त जो मौसमियाती सिचुएशन होती है और जो प्रोजेक्टेड रिज़र्व्स होते हैं उसकी मुताबिकत से फ़ैसला किया जाता है। तो मैंने आपको यानी अप्रैल से लेकर मई तक की तीनों मीटिंग्स का अहवाल सुना दिया है सर कि पहली और हमारी तो दोस्त भी हैं, लीडर भी हैं, बिल्कुल सही कह रही होंगी। पहली जो 2 अप्रैल को मीटिंग हुई उस वक्त हालात के मुताबिक ये अख़ज़ किया गया या प्रोजेक्ट किया गया कि पानी में 30% कमी होगी। इस वजह से डाउन स्ट्रीम हर सूबे को 30% कम पानी दिया गया, पंजाब को भी 30% कम पानी दिया गया और सिंध को भी 30% कम पानी दिया गया। मगर उसके फ़ौरन बाद सर जब बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि ये तो आप अपना क़यास तो दौड़ा सकते हैं मगर ये तो अल्लाह के इख्तियार है कि बारिश कितनी हो, जब बारिशें बढ़ी तो इसको शॉर्टेज को कम किया गया और 21% पे लाया गया। मगर जैसे ही मौसमियाती तग़य्युर की वजह से टेम्परेचर बढ़े और गर्मी में इजाफा हुआ तो अब इसको 0 पे लाया गया है। तो इस वक्त तमाम सूबों को उनके हिस्से के मुताबिक पानी फराहम किया जा रहा है क्योंकि पानी की तकसीम के अंदर जो शॉर्टेज है उसको 0 कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कैनाल्स का जो कानून है वो ये है कि हर सूबे को टेलीमेट्री के ज़रिए जो भी पानी मिलता है सिर्फ वो अपने हिस्से में से कैनाल में पानी छोड़ सकता है, वो किसी और सूबे का हिस्सा नहीं ले सकता। तो इस वक्त कैनाल्स के अंदर जो डिस्चार्ज हो रहा है वो हर सूबा खुद फैसला करता है और वो फैसला उसका अपना जो पानी का हिस्सा है उसकी मुताबिकत से किया जाता है कि वो किस कैनाल में अपनी ज़राअत के लिए कितना पानी छोड़ना चाहता है। मैं हाजिर हूँ मैडम के लिए, मैं खुद हाजिर हो जाऊँगा जब वो कहेंगी और अगर इसमें कोई चीज़ ठीक करने वाली होगी तो फौरी तौर पे हम बैठ के इरसा के साथ भी बात कर लेंगे और वजारत से भी और उसे ठीक कर लेंगे। साहिबा to ask one question. जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सर हमेशा
अप्रैल मई जून के अंदर ये कमी का सामना करना पड़ता है और हमेशा सिंध के साथ ही क्यों होता है? अगर ये कमी है तो फिर पंजाब में भी होनी चाहिए जहाँ वसी एकड़ रकबा जो है ज़ेर काश्त होता है, लेकिन सिंध के अंदर ना तो हम अपना मतलूबा अहदाफ पूरा कर पा रहे हैं। पानी की कमी की वजह से कपास की फसल को मुश्किलात का सामना है, गन्ने की फसल को है, चावल की फसल को मुश्किलात का सामना है और हत्ता के बदीन, सजावल, ठट्टा में पीने के पानी तक की कमी है। तो मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूँगी कि डेल्टा को समंदर के से बचाने के लिए कितना पानी छोड़ा जा रहा है इस वक्त? मिनिस्टर फॉर वाटर। सर, यहाँ मुझे सही तरह से मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी आवाज़ सही नहीं आई। अगर आप सवाल दोहरा दें, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपकी। ज़रा ऊंचा कह दीजिए प्लीज़। जी, हेडफोन लगा लेना आप। हाँ, हेडफोन लगा के रखें। शाहिदा रहमानी साहब का माइक खोलें। जी, मेरा माइक ओपन भी है और मैंने बहुत मुकम्मल बुलंद आवाज़ में बात की थी। मेरी गुजारिश ये है कि हमेशा पानी की कमी का मामला जो है अप्रैल मई जून में होता है और जुलाई में तो वैसे ही बारिशें हो जाती हैं, तो ये मसला जो है वो पंजाब में क्यों नहीं होता? ये हमेशा सिंध को क्यों फेस करना पड़ता है? सिंध में खरीफ की फसल में हमेशा हमें चावल, कपास और गन्ने की फसल में पानी की कमी का सामना करना पड़ता है और इसमें इरसा ज़िम्मेदार है जो कि गैर मुनसिफाना तकसीम करता है। मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि इस वक्त बदीन, ठट्टा, सजावल के जो हमारे इलाके हैं वहाँ एक तो पानी नहीं मिल रहा, पीने का भी पानी नहीं मिल रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि समंदर के जो डेल्टा हैं उसके लिए कितना पानी छोड़ा जा रहा है? जी, आपका बड़ा अहम सवाल था। देखिए, आपने खुद कहा कि जुलाई में तो पानी आ ही जाता है, तो मैं तो आपके सामने ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मई में पानी आ चुका है और मैं आपके सामने ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वक्त किसी भी सूबे को जितना उसका हिस्सा मिल रहा है 100% पानी फराहम किया जा रहा है। 13 मई की मीटिंग के बाद ये फ़ैसला हो गया था कि गर्मी क्योंकि बढ़ गई है और पानी का फ़्लो बढ़ गया है, इस वजह से किसी भी सूबे का हिस्सा रोकने का कोई जवाज़ नहीं है। तो 13 मई के बाद से जो बात जुलाई में होती है, जैसे आप फरमा रही थी, अब वो मई के महीने में तमाम सूबों को उनका हिस्सा जो है वो फराहम किया जा रहा है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, ये तो बहुत आपकी बात सही है, अगर पानी नहीं मिल रहा, पीने का पानी नहीं मिल रहा, तो इसमें तो फौरी तौर पे हमसे भी जो आप चाहेंगी हम भी करेंगे, मगर क्योंकि ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है मैडम, तो पीने के पानी की फराहमी जो है वो तो तमाम सूबों को डिवॉल्व कर दी गई है। तो हमारा इख्तियार तो सिर्फ पानी जो वापडा का या इरसा का या वफाकी हुकूमत का इख्तियार है वो सिर्फ फ़्लो ऑफ वाटर में है, यानी हमारी जो दरिया हैं उनके ज़रिए जो हमने पानी फ़राहम करना होता है, हर सूबे को उसके हिस्से के मुताबिक वो पानी फ़राहम कर दिया जाए। उसके बाद ज़राअत, एग्रीकल्चर के लिए पानी की तकसीम, पीने के लिए पानी की तकसीम, या पानी का क्वालिटी कि उसमें इस क्वालिटी का पानी हो जो पिया जा सके, ये वैसे तो सूबों का ये डिवॉल्व होने के बाद सब्जेक्ट है, इसका वफाकी हुकूमत से डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सब भाई हैं, सब बहनें हैं, तो आप वफाक जो भी कर सकता है आप मुझे बता दीजिएगा इस सिलसिले में, तो हम आपके साथ मिलकर इसको तय कर लेंगे। एजाज हुसैन जकरानी साहब to ask one question. थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मिस्टर स्पीकर, यहाँ मिनिस्टर साहब ने बड़े डिटेल से जवाब दिए हैं कुछ, लेकिन मेरा इनसे बहुत सिंपल सवाल है सर। मेरा सवाल ये है कि जो वाटर ट्रीटी बनी थी 1991 की अकार जो बनी थी, उस वक्त में सिंध न चाहते हुए विद हैवी हार्ट उन्होंने उस ट्रीटी को साइन किया। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि इरसा भी उस ट्रीटी के नतीजे में बनी थी। मेरा सिर्फ सिंपल सवाल है, क्या आप मिनिस्टर साहब बताएंगे कि उस 1991 की अकॉर्ड की को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो गवर्नमेंट का काम है, इरसा का काम नहीं है। इरसा को वो डिसीजन इम्प्लीमेंट करना है जो 1991 में जो 1991 ट्रीटी में जो कुछ लिखा गया था, उस लिहाज से इस सीज़न की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल सिंपल सवाल कर रहा हूँ। 1991 की जो वाटर ट्रीटी बनी थी, क्या उस पर अमल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? अगर नहीं किया जा रहा है तो क्यों नहीं किया जा रहा है? थैंक यू।
Minister for Water. सर, जो पानी की तकसीम का मुआहदा है उसकी कस्टडी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इरसा को दी गई है, और क्योंकि हमारे यहाँ ये सिलसिला चलता रहता है कि बात सही हो रही है या नहीं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 4 मेंबर इरसा की टीम बनाएगी, जिसमें हर सूबे से 1 मेंबर जो है वो शरीक है। तो जितने भी इरसा के फ़ैसले हैं वो ट्रीटी की मुताबिकत से होते हैं, और उसके अंदर हर सूबा हिस्सेदार है ताकि किसी सूबे के साथ ज़्यादती ना हो सके, और उनका चेयरपर्सन भी जो है वो रोटेशन से बनता है ताकि कोई ज़्यादती ना हो सके, और जो मुआहदा हुआ है उसकी तकसीम के मुताबिक, उस मुआहदे के मुताबिक पानी की तकसीम की जाए। अगर उसमें सर कोई इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, क्योंकि आज आपके कॉलिंग अटेंशन नोटिस का वो हिस्सा नहीं था, तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उस पर कुछ डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ तारीख़ी तौर पे। मैं तो आपको आज की जो सिचुएशन है वो आपके सामने पेश की है, तो तारीख़ी मैं उसको देख के थोड़ा सा एनालिसिस करके मैं सर आपके पास हाजिर हो जाऊँ। शुक्रिया। रमेश लाल साहब to ask one question. थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। मेरी गुजारिश ये है, ख़ास करके लारकाना, कंबर शदाद कोट पानी पीने के लिए भी अभी नहीं है, तो मेरी गुजारिश है क्योंकि हमारा जीना सारा पानी पे है, एग्रीकल्चर पे, चावल है, गंदम है, अभी चावल के लिए हमारे पास पानी ही नहीं है बिल्कुल। तो कम से कम ये मेहरबानी करके जो हमारा हक है वो पानी दिया जाए सिंध को और लारकाना और कंबर शदाद कोट को। थैंक यू जनाब। मिनिस्टर फॉर वाटर। सर, जैसे कि मैंने आपके सामने अभी गुजारिश की बारहा, इस वक्त सिंध को 100% उसके हिस्से का पानी मिल रहा है, और जैसे मैंने आपको पहले आपके सामने ये अर्ज़ किया कि एक दफ़ा जब किसी सूबे को उसका पानी मिल जाता है तो उसकी तकसीम, यानी किस जगह पे किस केनाल के ज़रिए कहाँ पानी फ़राहम किया जाएगा और शहरों में किस तरीके से पानी फ़राहम किया जाएगा, और ऐसा पानी जो पीने लायक हो, जिसको पीने के बाद लोग बीमार ना हों, ये तमाम चीज़ें डिवॉल्व हो चुकी हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले आपको कहा सर, मैं हाज़िर हूँ, आप जब कहेंगे मैं टीम के साथ बैठ जाऊँगा, और वफाक जो भी कर सकता है वो करेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन मैं सर इस हाउस को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख़ में पानी की कोई कमी नहीं है, खरीफ फसल के लिए कोई कमी नहीं है, और सूबों को उस एकॉर्ड के मुताबिक 100% उनका हिस्सा दिया जा रहा है। मीर शब्बीर अली बिजरानी साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। तो पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज़रा हाउस में ऑर्डर करवाएं सर। ऑर्डर इन द हाउस। आप बोलें जी। सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो हमने ये कॉलिंग अटेंशन डाला है, सिंध को इस वक्त 29% वाटर शॉर्टेज और एक्यूट वाटर शॉर्टेज हो रही है। खरीफ की फसल के लिए इस वक्त सिंध को प्रॉपरली पानी मुहैया नहीं किया जा रहा। वज़ीर मौसूफ साहब ने कहा कि हर सूबे को अपने शहर के हिसाब से पानी मिल रहा है। मैं उस बात से इत्तफाक नहीं करता। सीजे लिंक कैनाल और टीपी लिंक कैनाल दोनों इस वक्त हमारे सिंध के लिए कंट्रोवर्शियल कैनाल्स हैं। जिस तरह इजार जखरानी साहब ने कहा कि 1991 के अकॉर्ड के तहत सिंध ने हैवी हार्ट से इस अकॉर्ड पे सिग्नेचर्स किए, इरसा तक पहुंचाए, और हम उस अकॉर्ड का हिस्सा बने, लेकिन मजबूरी के तहत। आज भी सर सीजे लिंक कैनाल से पानी वहाँ पे भेजा जा रहा है, और वो कैनाल जो लास्ट मैंने अभी फिगर्स लिए हैं, वहाँ से 12,000 क्यूसिक पानी बजाय तौसा से पजनत डायरेक्ट रिवर अंडर से भेजने के, उन्होंने टीपी लिंक कैनाल से उसको डाइवर्ट कराया। उस डाइवर्ट करा के वहाँ से ऑलरेडी 4,000 क्यूसिक पानी उस कैनाल में मौजूद था। तो 12,000 ये, 4,000 वो, 16,000 क्यूसिक पानी इस लिंक कैनाल के ज़रिए वहाँ पे उन्होंने वेस्ट किया। हमारी खरीफ की सोइंग लेट हुई, हमें पानी लेट मिला। सिंध और बलूचिस्तान को इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हुआ है। तो ये मुझे वज़ीर मौसूफ साहब बताएं कि हमारे अकॉर्ड में
ये चीज़ तय थी कि सीजे और टीपी लिंक कैनाल उस सूरत में चलाई जाएंगी जब हमारा रिवर इंडस ओवरफ्लो करेगा। तो ये तो पहली इस बात की वजाहत करें कि जब पानी है नहीं और ओवरफ्लो भी नहीं हो रहा है और वहाँ आप टीपी लिंक और सीजे लिंक कैनाल को पानी पूरे उधर फैला रहे हैं, सिंध को नुकसान दे रहे हैं, बलूचिस्तान को नुकसान दे रहे हैं, तो हमारा कसूर क्या है आखिर कि हमें इस तरह हमेशा ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है? इसका जवाब दें आप मुझे। जी, मिनिस्टर फॉर वाटर। सर, मैं आज की तारीख में सर चश्मा झेलम कैनाल के अंदर सिर्फ 2100 क्यूसेक पानी बह रहा है सर, 8500 नहीं बह रहा है। ये नंबर्स मैं कंफर्म करके आया हूँ। पहले मुझे उन्होंने नंबर 2000 दिए, फिर मैंने कहा मुझे एक्यूरेट नंबर्स दें, तो उन्होंने मुझे एक्यूरेट नंबर दिया कि 8500 नहीं पानी बह रहा। सर, आपकी इंफॉर्मेशन शायद पुरानी होगी। आज की तारीख में सिर्फ 2100 क्यूसेक पानी बह रहा है। दूसरी अहम बात यह है सर कि मैंने पहले आपको बताया कि जो काम इरसा का है, जो कि वजारत का रेगुलेटर है, वो हमारे तहत नहीं है वो, लेकिन जो इरसा का काम है वो तो पानी की सप्लाई को मॉनिटर करना है सर। और ये बात तय हो चुकी है वाटर रिकॉर्ड के अंदर कि सूबा खुद फैसला करेगा अपने हिस्से में से वो कौन सी किनाल बंद करके कौन सी किनाल चलाता है सर। इस वजह से ये फैसला कि किनाल कौन सी चलेगी ये सूबे का फैसला है, लेकिन हिस्सा कितना मिलेगा, यानी आप जो कह रहे हैं कि पानी कम मिल रहा है, मैंने आपको वो तवारीख भी आपके सामने पेश की हैं कि 2 अप्रैल को क्योंकि पानी की शॉर्टेज थी, बारिशें नहीं हो रही थी और आपको याद होगा कि टेम्परेचर भी बढ़ नहीं रहा था, तो उस वक्त ये अंदाज़ा लगाया गया कि गालिबन 30% पानी कम होगा इस मरतबा। चुनाचे 30% पानी की सप्लाई रोक दी गई ताकि हम पानी के वहाँ पे ज़ख़ीरा जो है उसको डिप्लीट ना करें। इस वक्त आज की तारीख में 13 मई के बाद से बारिशों की वजह से और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये तखमीना लगाया गया कि अब पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है। इस वजह से कोई पानी किसी जगह पे नहीं रोका जा रहा और पूरा पानी जो हिस्सा बनता है उस एकॉर्ड के तहत वो फराहम किया जा रहा है सर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला फलाह, हय्य अला फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। मिनिस्टर फॉर वाटर। सर, मैं आखिरी बात आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि आज सर कोटरी डाउन स्ट्रीम 40,000 क्यूसेक पानी जो है वो रिलीज़ किया जा रहा है। तो ये पानी उसी वक्त रिलीज़ हो सकता है अगर पानी जा रहा हो,
और अगर आज 40,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया जा रहा है और 40,000 ही बनता है या कम बनता है, तो फिर ये झगड़ा कि सिंध में कम पानी जा रहा है तय पाया जाना चाहिए सर। और दूसरी बात आखिरी ये है सर कि अगरचे मैंने आपको बताया और मैंने आपको इंपीरिकल एविडेंस दिया कि कोटरी डाउनस्ट्रीम कितना पानी जा रहा है, अपने सूबे के अंदर हर सूबे को ये हक है कि वो किस नहर को खोले और बंद करे, और ये एकॉर्ड का हिस्सा है। तो ये दोनों चीज़ें सर मैं आपके सामने वजाहत से पेश करना। एजाज हुसैन जकरानी साहब, आप ये मोशन मूव करें। Thank you, Mr. Speaker. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in National Assembly 2007 that the requirements of the Rules 18, 69 and 88 of the said rules be suspended in respect of raising matters which are not point of orders, question hours and calling attention notices from 20th June 2024 till the passage of the budget, including the Finance Bill 2024, in order to give more time to the discussion and passage of the budget. Thank you. Now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. 20-minute break for Maghrib Namaz.